नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की तो मरीजों की खासी परेशानी बढ़ती दिखी। डॉक्टरों की कमी से हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पहले से ही लगातार जद्दोजहद कर रहा है। इस बीच डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के लिए कुछ और भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 2 घंटे तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी ठप रही। मरीज और तीमारदार इलाज के लिए इंतजार करते दिखे। डॉक्टर्स की तरफ से सरकार को यह सिर्फ अल्टीमेटम था। आगे की रणनीति के लिए अब डॉक्टर्स 11 सितंबर को एक बार फिर से करनाल में एकत्रित होंगे और उस दौरान सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन अगर नहीं मिला तो फिर आंदोलन का ऐलान होगा। उस हालत में क्या व्यवस्था होगी, व्यवस्था किसके भरोसे होगी? क्या सरकार के भरोसे, डॉक्टर्स के भरोसे या फिर उसके अलावा भगवान के भरोसे? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अगर माने तो सरकार मांगों को लेकर पहले गंभीर है। खुद उन्होंने मांगों का मुद्दा उठाया है। तो फिर आखिर डॉक्टर्स को किस बात की जल्दबाजी है या फिर क्यों आखिर वो इस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं? अब बड़ा सवाल यह है कि कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन दबाव बना रहा, कौन राजनीति कर रहा। सबसे अहम बात यह कि इसके बीच में मरीजों और तीमारदारों के बारे में आखिर कौन सोचे। जी हां, तो अहम सवाल जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर क्यों हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं प्रदेश भर के डॉक्टर? क्या यही उनके पास एकमात्र विकल्प है या उनकी मजबूरी है या फिर ये दबाव बनाने का तरीका है? क्योंकि बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? जब सांकेतिक हड़ताल से मरीज परेशान हैं तो 11 सितंबर को फिर क्या होगा? आज 2 घंटे की बात थी, लेकिन उस दिन जो रणनीति बनेगी या फिर उस दिन का जो नजारा होगा वो किस तरीके का होगा? ये पहला मौका नहीं है। कई बार इसको लेकर चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से उसी दिशा में जो अभी कदम उठा रहे हैं डॉक्टर, जाता हुआ दिख रहा है मसला। और तीसरा यह कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पर जो कि वाकई उनकी जायज मांग है, क्यों नहीं ध्यान दे पा रही सरकार? तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम मसले निकल कर आते हैं, हर बार कार्रवाई की बात होती है, लेकिन फिर से वही घटनाओं की अगर पुनरावृत्ति हो तो फिर आखिर धरती के भगवान किसके भरोसे रहेंगे? आखिर क्यों नहीं इसको लेकर एक ठोस रणनीति बन पाती है? हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रदेश के अस्पतालों की 5 तस्वीरें कि आखिर कैसे मरीजों को इलाज के लिए ना सिर्फ लंबा इंतजार करना पड़ा, बल्कि ये तस्वीरें प्रदेश में आने वाले स्वास्थ्य संकट के संकेत दे रही हैं, चेतावनी दे रही हैं। क्योंकि अगर आज 2 घंटे में तस्वीर निकल सकती है, कुछ जगहों पर व्यापक इसका असर दिखाई दिया, तो फिर अगर डॉक्टर अपनी मांग पर जो अड़े हैं, उनका कहना है कि बात अगर नहीं बनी तो फिर हम जो आज सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं इसका स्वरूप, इसका दायरा बढ़ा देंगे। उस दिशा में अगर वो बढ़ जाते हैं तो फिर उस वक्त का नजारा होगा क्या? ये 5 तस्वीरें आपके सामने पंचकुला, फतेहाबाद, यमुनानगर, भिवानी, गोहाना, इन तमाम तस्वीरों से साफ जाहिर है कि दरअसल जो असर था वो दिखाई दिया। क्योंकि मरीजों की संख्या इस वक्त अस्पतालों में ज्यादा है। डेंगू, मलेरिया या फिर मौसम की जो बीमारियां हैं उसके चक्कर में भी मरीज लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। उसी बीच डॉक्टर अगर इस तरीके से संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर बात बनी नहीं तो फिर उसके बाद मसला गंभीर हो सकता है, तो नजारा होगा क्या? अभी शॉर्टेज को जो है पता नहीं कारण क्या है कि क्यों नहीं ये पूरी हो पा रही कि डॉक्टर्स आना ही चाह रहे। आना इसलिए नहीं चाह रहे कि अलाउंसेस कम है, सैलरी कम है, जो हमारी एडजॉइनिंग स्टेट है उनके मुकाबले में या सेंटर के मुकाबले बहुत कम है। आश्वासन कई बार दिए जा चुके कि एट पार विद द सेंटर किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। लेकिन एक डॉक्टर क्या करे जब उसने सारा दिन काम कर रहे हैं, पेशेंट देखने के अलावा उसने मेडिको लीगल भी करना है, पोस्टमार्टम का भी काम करना है, कोर्ट का काम भी करना है, मीटिंग्स भी करनी है, नेशनल प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उनको भी देखना है। उसके बाद आए दिन कोई ना कोई उसको जो काम पड़ रहा है सरकारी वो भी उसमें करना है। आगे की जो है हमने जो हरियाणा का जो SCMS स्टेट बॉडी है ये डिसाइड हो चुका है कि अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाती तो 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख संडे को सारे प्रदेश से सारे डॉक्टर्स एकजुट होकर करनाल में इकट्ठा होंगे और अपनी डिमांड्स को उसका ज्ञापन जो है वो CM साहब को देंगे। जी हां, तो आगे बढ़े उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ आंकड़े जो कि इस पूरे मुद्दे को समझने में आपकी मदद करेंगे और उसके जरिए आप समझिए कि मसला है क्या।
डॉक्टर्स के जो पद स्वीकृत हैं उनकी संख्या क्या है, मौजूदा वक्त में जो आंकड़ा है उसकी संख्या क्या है। सिर्फ 1600 डॉक्टर ही कार्यरत हैं और लगातार नियुक्ति की बात हो रही। 1000 के करीब इस वक्त पद खाली पड़े हैं, तो उन पर कब होगी भर्ती, कब होगी नियुक्ति। करीब 600 डॉक्टर डिप्यूटेशन या फिर अवकाश पर हैं, ये भी अपने आप में एक अहम आंकड़े हैं। इसका भी प्रभाव मरीजों पर, स्वास्थ्य सेवा पर पड़ता है। हरियाणा में 32 पीएचसी पर कोई डॉक्टर नहीं है। 5 जच्चा बच्चा केंद्र जहां पर डॉक्टरों की कमी की वजह से वो बंद पड़े हैं। जींद, मेवात, शाहबाद, नारनौल में जच्चा बच्चा के लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो आंकड़े हैं वाकई साफ जाहिर करते हैं कि व्यवस्था चाहे किसी दौर में बन ना पाई हो, लेकिन आज उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है और उसका एक असर डॉक्टरों पर भी पड़ता है, क्योंकि बोझ ज्यादा है। उनके कुछ मांगे बड़ी जायज सी दिखाई देती हैं, लेकिन फिर हड़ताल ही क्या उसके लिए एक रास्ता है, यह भी एक अपने आप में अहम सवाल है। अब डॉक्टर्स की दरअसल मांगे क्या है, जरा जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं कि उस पर एक नजर आप डाल लीजिए कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। ये सबसे प्रमुख उनकी मांग है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा उन पर बोझ है। रिटायरमेंट की उम्र केंद्र के फैसले के मुताबिक हो, यह भी उनकी एक अहम मांग है। 65 साल की रिटायरमेंट की उम्र सीमा तय कर दी जाए, केंद्र की तर्ज पर भत्ता भी उनको मिले। पदोन्नति जो नियम है उसमें भी वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी हटा दी जाए, अस्पताल में सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये सबसे अहम मांग एक और भी है उनकी। उसके साथ साथ पंजाब के समान वेतनमान की भी उनकी मांग है। इसको लेकर पंजाब के भी तमाम डॉक्टरों ने इसका समर्थन किया है। तो ये कुछ अहम जो मांगे हैं जिसको लेकर इस वक्त सांकेतिक हड़ताल, लेकिन आने वाले दिनों में चेतावनी के तौर पर संकेत भी दे दिया। अब इस हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का क्या कहना था, जरा वो भी सुन लीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम फीस जो थी पीएन की 1 रुपये थी, डॉक्टर की 10 रुपये थी, और ये मामला मैंने उठाया था और मैंने कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन दे दी। जो 1 रुपया था उसको हमने 500 रुपये कर दिया, जो 10 रुपये फीस थी उसको हमने 1000 कर दिया। सीएम मेरे से क्लियर हो गई, सीएम साहब से क्लियर हो गई। अब वो एफडी में थोड़ा बहुत समय लगता है और वहाँ वो रुकी हुई है, अब उसको लेकर हड़ताल करना जायज़ बात नहीं है। जो डॉक्टरों की एज बढ़ाने का मामला है वो मैंने क्लियर कर दी, मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दी। एफडी में रुकी हुई है, उसमें समय लगता है थोड़ा बहुत। जब हमने क्लियर कर दी, मानना चाहिए कि क्लियर हो चुकी है फाइल। अब ऐसी चीज़ों के लिए हड़ताल करना जायज़ बात नहीं है। जहाँ वो डॉक्टरों की कमी की बात कर रहे हैं तो ये उनकी नहीं, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि डॉक्टर बढ़ने चाहिए। उसके लिए मैंने आदेश दे दिए कि मेरे विभागों में, खास तौर से स्वास्थ्य विभाग में, कहीं पर भी एक पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर परमानेंट भरने में देर लगती है तो अडॉक भरो, उसकी बकायदा हमें इजाज़त मिल चुकी हुई है और भर्ती की प्रक्रिया वो आरंभ होने जा रही। जी हाँ, तो डॉक्टर्स, उनके एसोसिएशन का कहना है कि हमारी मांगे बिल्कुल जायज हैं, लेकिन आपने सुन लिया स्वास्थ्य मंत्री को, उनका कहना है कि हड़ताल जायज नहीं है। क्यों आखिर हड़ताल? तो सवाल इसी बात का है कि आखिर क्या वाकई हर एक बात के लिए हड़ताल एक परंपरा सी बन गई है? क्या यही दबाव बनाने का तरीका रह गया है? राजनीतिज्ञों से प्रेरित होकर क्या बाकी लोगों ने भी, बाकी संगठनों ने भी, वो भी धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर, इसी दिशा में आगे बढ़ पड़े हैं? या फिर उनको एहसास हो नहीं पा रहा, विश्वास हो नहीं पा रहा कि सरकार वाकई उनके लिए सोच रही है? और जिस बात का जिक्र कर रहे थे, किन किन चीजों के लिए बकायदा खुद स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, और एक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तो इस प्रक्रिया पर क्या वो विश्वास नहीं कर पा रहे? ये कुछ अहम सवाल हैं जिसको लेकर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में सत्यवीर डागर साहब मौजूद हैं, नेता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है डागर साहब आपका। रेणु भाटिया जी हमारे साथ इस वक्त हैं, नेता बीजेपी की। बहुत स्वागत है भाटिया जी आपका। और चंडीगढ़ से मेरे साथ इस वक्त प्रदीप मलिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप मलिक आपका। और डॉक्टर राजेश, जो कि प्रवक्ता हैं HSMSA के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश आपका भी। और प्रवीण अत्री साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इनेलो की तरफ से। बहुत स्वागत है अत्री साहब आपका भी। सबसे पहले मैं यहां पर जानना चाहूंगा डॉक्टर राजेश, आपने स्वास्थ्य मंत्री की बात को सुन लिया होगा। उनका कहना है कि जो मांगे आप लोग उठा रहे, पद संभालने के बाद खुद उन्होंने एहसास किया, खुद उन मांगों को उठा चुके हैं, कुछ पर काम हो चुका है, उनकी स्वीकृति और साथ ही मुख्यमंत्री की स्वीकृति हो चुकी है। प्रक्रिया है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो आखिर हड़ताल क्यों? हेलो डॉक्टर राजेश, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हेलो, यस यस।
डॉक्टर राजेश, सवाल यही है, स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुन लिया होगा, उनका कहना है कि हमने सारी मांगे तो पहले खुद मैंने उठा ली हैं पद संभालने के बाद, तो फिर हड़ताल क्यों हो रही है? हड़ताल आपकी जायज नहीं है, यही एक विकल्प नहीं है आपके पास? नो डाउट मंत्री जी ने हमारी जितनी भी जायज़ मांगे थी वो करीब 10 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी। इन प्रिंसिपल वो सब पे एग्री हो गए थे। उनकी तरफ से फाइल क्लियर करने में देरी भी नहीं हुई थी। सीएम साहब ने भी काफ़ी फाइलें हमारी क्लियर कर दी हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे उन पे काफ़ी ऑब्जेक्शंस फाइल पे लगती हैं। तो इस बात के लिए डॉक्टर्स में रोष है कि जब एक सीएम साहब एक इन प्रिंसिपल अप्रूव कर देते हैं, और जब जैसे एक एग्जाम्पल हम रिटायरमेंट एज का ही लें, तो जो मोदी जी ने एक 27 मई को घोषणा की थी पूरे देश में कि डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए हम पूरे सभी डॉक्टर्स की एज 65 साल करेंगे इंडिया में। मोदी जी की घोषणा के बाद 3 दिन में जब सेंटर के गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन हो गई और उसके बाद कोई डॉक्टर सेंटर में रिटायर नहीं हुआ, और हमारे यहाँ 3 महीने लग गए उसी चीज़ को। तो इतना स्लो प्रोसेस नहीं होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में, जब मोदी जी सेंटर में 3 दिन में करा सकते हैं और यहाँ 3 महीने में भी नहीं हो पा रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे काफी हमारा डिले हो रहा है इस लेवल पे। और भी हमारे यानी जो 2 घंटे की आज कलम तोड़ कलम छोड़ हड़ताल थी, उसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि हाँ ठीक है, जो है वो तो बात बन गई है, सरकार की तरफ से वहां से सहमति भी मिल गई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सही तरीके से काम नहीं कर रही, इसलिए आप लोग ताकत दिखा रहे थे, दबाव बना रहे थे। नहीं, ये दबाव की बात नहीं है, इसमें ये था सभी डॉक्टर्स में इतना रोष है कि जब एक चीज़ को प्रिंसिपल एग्री हो चुका है तो फिर उसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं कि चाहे वो कोई भी इशू, या तो ये कहिए कि हमारी मांगें जायज़ नहीं है, तो फिर हम अपनी मांगें पे विचार कर सकते हैं। जब वो मान चुके हैं कि मांगे जायज़ हैं और डॉक्टर्स की इतनी एक्यूट शॉर्टेज है, तो फिर तो गंभीरता से लेते हुए उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। ठीक है, रेणु भाटिया जी जवाब दीजिए, मोदी जी 3 दिन में कर सकते हैं तो मनोहर जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, राजेश जी मेरे सामने बैठे हैं और मेरे को लगता है मेरी इनसे ही आज पूरा दिन बात हुई। इन्हीं विषयों को लेकर हमने डिस्कस भी किया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं कि आप आज भी आपने 2 घंटे हड़ताल की और आगे भी आप नाराज़गी जाहिर करने वाले हैं। परंतु इन्होंने मुझे स्पष्ट किया कि हड़ताल जैसी कोई बात इन्होंने इन फ्यूचर के लिए नहीं कही है। इन्होंने कोई इनकी मीटिंग है पूरे हरियाणा प्रदेश को लेकर, वो मीटिंग ये करने वाले हैं जिसमें ये मेमोरेंडम देंगे या इस तरह की कोई बात। तो मैं उस बात के लिए इनका धन्यवाद करती हूँ कि ये इस चीज़ को एहसास कर रहे हैं कि आज प्रदेश में ये सीज़न ऐसा होता है जब कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं। एक रूटीन भी होता है नॉर्मली गोइंग वेदर में, डेंगू मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं और डॉक्टर्स का ही फर्ज होता है उस चीज़ के लिए जनता का साथ देना। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों से वो अपेक्षा करती हूँ। बाकी जैसे अनिल विज जी ने भी अपने बयान में कहा और डॉक्टर राजेश भी ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने एक ऐलान किया था 65 साल की उम्र पे रिटायरमेंट का। तो थोड़ा सा मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगी कि अनिल विज जी इस चीज़ों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इन लोगों की खुद भी इन प्रॉब्लम्स को उठाया था। तो मुझे लगता है कि जहां 10 वर्षों तक इतनी प्रॉब्लम्स को ये झेलते रहे, थोड़ा सा वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दें, ठीक, ताकि ये सिस्टम मोदी जी वाली हमेशा के लिए खत्म हो जाए और प्रॉब्लम कोई इस तरह की दोबारा आए ना, क्योंकि जनता और डॉक्टर्स का जो संपर्क होता है वो बहुत रिस्पेक्टिव संपर्क भी माना जाता है और जनता तो या बीमार व्यक्ति तो डॉक्टर को भगवान के रूप में देखता है। तो मैं पुनः इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर राजेश और इनके हेड डॉक्टर जसबीर हैं शायद, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस तरह की कोई भी स्टेप को भविष्य में ऐसा कदम ना उठाएं, मरीजों को परेशानी ना हो। ठीक है, सरकार देखिए यहाँ पर आपसे मोहलत चाहती है, सरकार की मंशा ठीक है। डॉक्टर साहब आपने सुन लिया भाटिया जी को, आपने सुन लिया डॉक्टर राजेश जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कह दिया कि केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, डॉक्टरों के लिए अच्छा काम कर रही है। 10 साल का जिक्र भी कर दिया है रेणु जी ने धीरे से उसमें कि वो परेशानी आप लोगों की ही बढ़ाई हुई है। तो आज डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं, इसके लिए क्या जिम्मेदार आप हैं और क्या वाकई हड़ताल होनी ही चाहिए? क्योंकि जब काम हो रहा है, खुद मान रहे डॉक्टर राजेश, तो फिर हड़ताल की क्या जरूरत? देखिए अतुल जी, जब भी कहीं बीजेपी फंसती है तो इनको पिछले 10 साल याद आते हैं। नेचुरली फंसने की बात नहीं है, मैं रेणु जी, प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होगी वही बात बोलेंगे। मैंने रेणु जी आपकी बात सुनी, अब जरा मुझे भी टाइम दें। सुनूंगी, लेकिन आप अगर गलत शब्द का इस्तेमाल मैं गलत शब्द नहीं बोल रहा। नहीं, दोनों लोग अच्छे अच्छे शब्द बोलिए। आपकी मेमोरी जरूर मैं अपडेट करूंगा। 2005 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई थी।
उससे पहले आप बंसीलाल जी और चौटाला जी के साथ थे, आप पीछे भी जाएं 10 साल नहीं, उन जाना सालों चाहिए, के बाद भी आपको जाना चाहिए। दूसरी बात 10 साल माइनस कर दें फिर। मैं कहूँगा, मतलब उन 10 सालों के अच्छे कामों को माइनस कर दें। मैं कहता हूँ रेणु जी, जो डेवलपमेंट उसके बाद हुई है, हर टाइम सुधार की गुंजाइश होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही ठीक है बात। और बीमारियां भी बढ़ी हैं, हर चीज की जरूरत बढ़ी है। और वो ऐसा नहीं कि केवल आपके टाइम की बात कहीं ये स्टॉप हो जाएगा, आगे भी बहुत आगे भी सारी होता है, ठीक जरूरतें है, पड़ेंगी। ये अच्छी बात। हाँ, जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की, इन लोगों ने वायदे किए थे हम पंजाब के समान वेतन देंगे, बिल्कुल जायज बात है। उनको वेतन अगर इन्होंने कमिटमेंट किए घोषणा पत्र में, तो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। दूसरी बात जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें 65 साल वाली बात, कि जायज बात है, इनको अगर इन्होंने घोषणा की है तो उसमें देरी क्यों है? जबकि हरियाणा में आपने अभी दिखाया कि 600 डॉक्टर्स डेपुटेशन पे 1000 की शॉर्टेज है। आज कम से मतलब 1600-1700 के करीब डॉक्टर्स की जरूरत है, जहां बहुत से अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बंद हैं, वहां पे भी जरूरत है। आज की डेट में आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी में बैठने तक की जगह नहीं है। अगर डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं तो टोटल सरकार का फेल्योर है। आपने अभी एक बात रेणु जी ने कही थी कि हमारे अनिल विज जी बिल्कुल उस बारे में अनभिज्ञ नहीं है, जानकार हैं। रेणु जी, अभी कुछ टाइम पहले नर्सिंग के एक लेटर जारी हुआ था, और तब आपके मुख्यमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर का ये था कि हमें पता ही नहीं है कि लेटर किसने जारी किया है। आपकी जो है ना कि सजगता, कितने जागरूक हैं आप जनता के प्रति, इन चीज़ों से जाहिर है। दूसरी बात, जो पे कमीशन की बात है, वो डॉक्टर्स एसोसिएशन कहती है कि हमारा बजाय बढ़ने के जो है सैलरी घट रही है, ऐसा क्यों? और ये केवल एक हेल्थ की बात है। कौन सा डिपार्टमेंट, अतुल जी, आपके चैनल किसको नहीं दिखा रहे? अभी किसानों की आपको अभी आपने दिखाया, बिजली वाला भी पीछे हुआ, सारे अभी एसोसिएशंस ने हड़ताल की थी 2 दिन पहले। तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं चेतती, क्यों नहीं? आप सरकार का फेल्योर है कि डॉक्टर गए हैं हड़ताल पर? नहीं, सभी गए हैं। आप देखिए, मैं बाकियों को भी छोड़ दूं फिलहाल, जिस मुद्दे पे हूं कि हाँ, अगर डॉक्टर्स बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं अब डॉक्टर्स की बात है। अब क्या डॉक्टर साहब की बात है कि 10 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी। अगर किसी चीज को फॉलो अप करने में 10 महीने लगते हैं, आप 10 साल में नहीं कर पाए। नहीं, अगर हम नहीं करते, अतुल जी, अगर हम नहीं करते तो ये कहां से कुछ कर लेते? बताइए आप मुझे। जो इंफ्रा इनको खड़ा करके दिया है, जो सिस्टम बना के दिया, आप ये देखिए। ये बताएं रेणु जी, पूरी हरियाणा की जनता को टीवी चैनल के माध्यम से, कि आपने भर्तियां कितनी की हैं? रिटायरमेंट भी हुए हैं, लोग रिटायर भी हुए हैं, हर फील्ड में हुए हैं। आपने कितनी भर्तियां की हैं? आप केवल कांग्रेस को लेके बैठते हैं कि आप भर्ती तो करें, आपको किसने रोका है? ठीक बात है, इसमें तो कांग्रेस कुछ नहीं है, आप अपनी भर्ती करते हैं। दूसरी बात, एक अभी आपकी उसमें डॉक्टर्स की बात है, सिक्योरिटी वाली बात थी, इशू सिक्योरिटी का है। जब एक चीज बताइए आप, अधिकारियों को, इधर भी आपके एजुकेशन के मामले में भी ये बात उठी थी, जब फरीदाबाद के अधिकारी जो कमिश्नर लेवल के बाउंसर और गनमैन लेके रखते हैं, तो अब हालात हरियाणा के आपके सामने। ठीक है, प्रवीण अत्री साहब कुछ जवाब देना चाहते हैं? भाटिया जी, इनकी डागर जी की इस बात का जवाब दूंगी। डॉक्टर राजेश हमारे बीच में हैं और वो इस बात के गवाह होंगे। सिर्फ मैं जो इन्होंने डागर जी ने बातें बताई और जो आपने मुद्दे रखे, इनमें से कोई एक मुद्दा ऐसा है जिसको 10 वर्षों में किया गया था? जैसे मान लीजिए वो 1600 या 2000 भर्ती की गई थी और भाजपा की सरकार ने 2 वर्षों में आते ही उनको निकाल दिया। क्या ऐसा कोई वेतन की बात थी जो कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया हुआ था और हमने आते ही घटा दिया? क्या कोई ऐसी बात है जो कांग्रेस के समय में की गई थी और हमने आके हटाई? ठीक है, तो मुझे लगता है डॉक्टर राजेश इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसा कोई विषय नहीं था। कांग्रेस ने नहीं कहा था रेणु जी, एक मिनट नहीं, आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत कांग्रेस ने नहीं कहा था, पंजाब के समान वेतन आपकी घोषणा थी, आप उनको दें। मैं इसीलिए कह रही हूँ, हमने जो घोषणा की हम अपनी घोषणाओं को पूर्ण करेंगे, लेकिन आप इस तरह से कहें कि ठीक है भाटिया जी, मैं समझ गया कि असल में ये मुद्दे पुराने ही थे जिसको आप धीरे धीरे प्रोसेस में ले आ रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, उनको बेटर तरीके ठीक है, ठीक है। प्रवीण अत्री साहब बताइए, हड़ताल एक मसला, उसके बीच में राजनीति सबसे अहम दूसरा मसला, तो हड़ताल ही विकल्प है? देखिए अतुल, एक चीज आज फिर से साबित हुई कि हरियाणा प्रदेश जो है वो प्रदर्शन और हड़ताल का प्रदेश बन के रह गया। साहब, गैस टीचर हड़ताल कर रहे हैं, रोडवेज कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचर्स हड़ताल कर रहे हैं, एनएचएम एम्प्लॉइज हड़ताल कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहा है और आज डॉक्टर्स ने भी हड़ताल की।
महत्वपूर्ण चीज ये समझना बड़ा जरूरी है कि ऐसी नौबत क्यों आई। अतुल देखिए, आपने जब शुरू में आप बात कर रहे थे, आपने एक बात बोली कि विश्वास नहीं कर पा रहे डॉक्टर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जैसे डॉक्टर राजेश ने अभी बताया कि 10 महीना पहले मीटिंग हुई, उनमें मांगों पे चर्चा हुई, लेकिन इतना लंबा वक्त क्यों और डॉक्टर्स को स्ट्राइक पे जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो चुकी है। डॉक्टर भी सरकार का विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर हम ध्यान दें, डॉक्टर साहब ने एक बात बोली कि साहब ब्यूरोक्रेटिक ऑब्जेक्शंस। अतुल, इससे वही बात फिर आ जाती है, समन्वय की कमी, सरकार, शासन और प्रशासन के अंदर तालमेल की कमी, जिसको डॉक्टर राजेश ने बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे से कहा। हम लोग जो हैं वो थोड़ा दूसरे ढंग से कहते हैं कि अफसरशाही जो है बेलगाम है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार का जो जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए, और ये सरकार इस मामले में बार बार फेल साबित हो रही है। ठीक है। जब हम एनएचएम के एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक की थी, अतुल, बात निकल के आई कि हेल्थ मिनिस्टर साहब को नहीं पता, सीएम साहब को नहीं पता क्यों स्ट्राइक हो रही है। और आज डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स की एक मांग है उनके पंजाब के बराबर वेतनमान। साहब, आप अपने घोषणा पत्र के अंदर वायदा करते हैं, जब आप वोट मांगने जाते हैं आप वायदा करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही आप अपने उस वायदे को भूल जाते हैं। ठीक है। और वायदे को भूले तो भूले, आपके नेता चाहे मुख्यमंत्री जी की बात करें, सिरसा में कहते हैं जो मिल रहा है उसमें खुश रहे, इनके मेंबर पार्लियामेंट कह देते हैं कि साहब जिनको पंजाब के बराबर वेतनमान चाहिए पंजाब चले जाएं। इस तरह के बयान आप अलग से देते हैं। और यहाँ पे विज साहब की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, विज साहब क्या कहते हैं कि साहब मैंने फाइल ओके कर दी, सीएम साहब ने फाइल ओके कर दी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइल रुकी हुई है। मतलब मंत्रियों की आपसी लड़ाई का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगते, डॉक्टर्स भुगते, कर्मचारी भुगते। ये कैसी सरकार है? अगर आपके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है, अगर आपके अपने मंत्रियों के अंदर समन्वय की कमी है, तो इसका खामियाजा प्रदेश की जनता क्यों भुगते? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को सोचना चाहिए। ट्वीट बहुत जल्दी करते हैं, मैं तो उनको कहूंगा, ट्वीट मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ। मोदी जी जब घोषणा करते हैं कि डॉक्टर्स की जो रिटायरमेंट एज है 65 साल कर दी, तो उस वक्त भी साहब ने ट्वीट किया और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। पोस्टमार्टम, ठीक है, यानी विश्वसनीयता की बात है। और जो सरकारी जो फाइलें हैं अगर अफसरों के जरिए उलझ जाए, मंत्रालयों में उलझ जाए, तो फिर आखिर परेशानी क्यों ना हो और क्यों ना फिर दबाव बनाया जाए, अपनी बात रखने के लिए कुछ संकेत दिए जाए। एक पत्रकार के नजरिए से जरा भी हम इसको समझते हैं। प्रदीप मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बाकी मेहमान और खासतौर से डॉक्टर राजेश, क्या वाकई ये जरूरत पड़ गई थी, आन पड़ी थी जरूरत? क्योंकि 10 महीने पहले जो कहा गया था वो अगर अफसरों के चक्कर में फंसा हुआ है, भले सारे जो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उनके यहां से ओके, क्या ये वाकई वस्तुस्थिति है, ये सच है? अतुल जी, देखिए 26 मई को प्रधानमंत्री सहारनपुर में रैली करके बोलते हैं कि मैं डॉक्टरों की कमी से बहुत चिंतित हूं और मैं डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज 65 साल करता हूं। 31 मई को वो ऑर्डर इंप्लीमेंट भी करवा देते हैं। हरियाणा सरकार में भी वो फाइल पिछले 1 महीने 10 दिन से वो फाइल चीफ मिनिस्टर ने भी ओके की हुई है और हेल्थ मिनिस्टर ने भी की हुई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंसी हुई है और उस पर 35 ऑब्जेक्शन लग गए। आप एक बार बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री जो फैसला ले लेते हैं, क्या उसको सरकार, हरियाणा सरकार जब तो कह देती है कि ठीक है हमने कर दिया, क्या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहिए? उसको नोटिफिकेशन कौन करेगा? जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा इन डॉक्टरों की संतुष्टि कैसे होगी? बिल्कुल। अब दूसरी बात, डॉक्टरों का पोस्टमार्टम का 1000 रुपए भी साहब ने किया हुआ है, वो फाइल भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंसी हुई है। ऐसी कम से कम भी डॉक्टरों की, छोड़िए दूसरे डिपार्टमेंटों के भी, कोई सैकड़ों फाइलें ऐसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके फंस जाती है, उलझ जाती है। क्या तो एक कोऑर्डिनेशन हो, चीफ मिनिस्टर जो घोषणा करके आए उससे अगले दिन उसकी नोटिफिकेशन मंगवाए कि भैया ये नोटिफिकेशन करके ले आओ। अब वो फाइल इधर से उधर, उधर से इधर। अब आप बताइए ना, अब असम सरकार भी 65 साल कर देती है। केजरीवाल जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जो नरेंद्र मोदी का दूर विरोधी है, उसके वहां ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाता है कि हरियाणा सरकार को ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिस दिन से मोदी साहब ने ये फैसला किया, 31 मई 2016 को, उसके बाद से हरियाणा में 62 डॉक्टर रिटायर हो चुके। अब वो हर महीने डॉक्टर साहब, शायद यूनियन के प्रधान है, इनको डॉक्टर साहब को भी कहते होंगे कि डॉक्टर साहब हमारी फाइल कम से कम अब तो क्लियर करा दो, क्योंकि अगस्त भी चला गया, अब सितंबर शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी
जब आप ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाओगे तो कैसे किसी डॉक्टर का या कैसे किसी दूसरे प्रदीप मलिक, लेकिन ये कहां पर कमी रह रही है? जब ये सब कुछ ओके हो जाता है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से, तो फिर कमी कहां पर है और क्या कमी की वजह है? देखिए, कहीं ना कहीं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो मामला उलझता है वो मेरे को लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्या तो ये वहां पर ठीक तरीके से अपनी बात नहीं कह पाते, या देखिए फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि कोई देश के प्रधानमंत्री का ऑर्डर है, वो कोई किसी आम व्यक्ति का तो ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल, उसको रोकने की हिम्मत हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी कर देती, तो इससे छोटी बड़ी बात क्या हो सकती है, आप बता दीजिए। अब आप बताइए ना कि मोदी साहब डॉक्टरों की इन कमी को लेकर कितना चिंतित। आज हरियाणा भी डॉक्टरों की कमी से बड़ा जूझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, करीब 800 पोस्टें तो वैसे खाली पड़ी हैं, और आपके पास जैसे 3228 पोस्ट है, उसमें से 1600 ही काम कर रहे हैं, बाकी तो है ही नहीं। एक एक डॉक्टर 300 मरीजों को देखेगा तो कैसे तो क्वालिटी इंप्रूव। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात घूम कर आ गई कि अगर यहां पर डॉक्टरों पर हम ये कहते हैं कि हाँ वो दबाव बना रहे हैं, तो आखिर उनके दबाव को महसूस कौन करेगा? और बहुत अच्छी बात यहां पर कही है अत्री साहब ने भी या फिर प्रदीप मलिक ने भी कि दरअसल जब प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं और प्रधानमंत्री की बात दूसरे एक राज्य जो कि दुर्विरोधी वहां पर उनके लिए बैठे हुए हैं, अलग पार्टी के, वो लोग इसको स्वीकार कर सकते हैं, तो फिर मनोहर सरकार के दौर में क्यों नहीं स्वीकार हो पा रहा? वो भी तब जबकि वो स्वीकार कर चुके हैं और उसके बाद अगर कहीं फंसता है मामला, चाहे फाइनेंस में या फिर अधिकारियों के, और उस पर फिर ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं, तो फिर आखिर डॉक्टर के पास क्या विकल्प, कैसे वो विश्वास करे? यानी बात फिर घूमकर वहीं आई कि विश्वास ही नहीं हो पा रहा, इसलिए 2 घंटे का संकेत देना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे तो इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि आखिर कैसे विश्वास करे और कैसे मसला हल हो, कम से कम कि धरती के जो भगवान हैं जिन पर बड़ी अहम जिम्मेदारी, उनकी अगर हम अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, उनकी जवाबदेही तय करते हैं, तो उनके प्रति भी जवाबदेही तय करें और विश्वास पैदा करें, ताकि आने वाले समय में यह दृश्य फिर से ना दिखाई दे जो कोई नहीं देखना चाहता। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल का जवाब भी हम यहां पर लेते हैं। रेणु जी के पास मैं चलता हूं। रेणु जी, देखिए, सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री कर सकते हैं और उनका ये कहना है, उन्होंने ये तय किया कि हाँ ये होना चाहिए, दो कमी है उससे वो चिंतित हैं, और दूसरे राज्य जहां पर आपकी सत्ता नहीं है वो अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके यहां पर डॉक्टर क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि वाकई आप विश्वास के साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि दरअसल जो बात डागर साहब कह रहे हैं, जो बात अत्री साहब कह रहे हैं, या एक पत्रकार के नजरिए से प्रदीप मलिक ने जो आंकड़ा रखा है, जो बातें रखी हैं, जैसा डॉक्टर राजेश भी कह रहे हैं, आखिर कहां कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्यों तालमेल नहीं? जहां सब कुछ ओके कर दिया मुख्यमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री चला रहे महकमे को या अधिकारी चला रहे, मुख्यमंत्री चला रहे सरकार को, या ये अफसर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं? फाइनेंस में कैसे अटक रहा है और ऑब्जेक्शन कैसे हो रहा है उस फैसले पर जो कि प्रधानमंत्री ने किया है? देखिए अतुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष हुए हैं, 22 महीने, और बड़ी ट्रांसपेरेंट सरकार है। और मैं डॉक्टर राजेश के माध्यम से, बल्कि इनके जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर जसबीर सिंह जी के, आपके चैनल के माध्यम से उनको एक निवेदन भी करना चाहती हूँ और उनको एक बात को भी दर्शाना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके प्रधानमंत्री ने आप लोगों की इस समस्या को समझा और बात को उठाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री। मैं उसी बात को वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आपकी इस समस्या को उठाया, वरना आज से पूर्व भी कई प्रधानमंत्री रहे, कई सरकारें रही, लेकिन आपकी बात नहीं आई। तो मुझे लगता है कि आप भी प्रैक्टिकल थोड़ी सी सोच को रखें कि कहीं किसी प्रदेश में अगर कोई चीजें किसी तरीके से, तो मेरा सवाल है मैडम, आपका आश्वासन तो स्वीकार कर रहे हैं, जब आप सुन लीजिए कि जब 3 दिन में प्रधानमंत्री करवा सकते हैं वो काम, तो क्यों नहीं आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री, आपके स्वास्थ्य मंत्री वो करा पा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हाँ कही, उसको सैंक्शन कर दिया है, और ये तो मसला ही और प्रॉब्लम ही आप लोगों की अनिल विज जी लेकर आए थे, और उन्होंने इस बात को, आपकी इस डिमांड को रखा था और आपके लिए रखा था। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स को, एसोसिएशन को इस चीज को एडमिट भी करना चाहिए और एडमायर भी करना चाहिए कि ये उनकी फेवर की बातें हो रही हैं। 2-4 दिन अगर एक्स्ट्रा
रखते हैं। 2-4 दिन नहीं, और मैडम, लेकिन काफी वक्त हो गया है, प्रॉब्लम काफी जो है वक्त हो गया हमेशा है। के लिए सॉल्व होने वाली ठीक है। है। डॉक्टर्स खुद जानते हैं जब ठीक इनके है, पास लेकिन कोई यही तो मरीज दिक्कत आता है ना है, कि विश्वास अगर हो वो नहीं कहता पा है रहा है, कि क्योंकि अगर मंत्री फीवर और है मुख्यमंत्री तो एक ही 8-10 कर दिन दें, हर तो फिर फीवर को आखिर निकालने क्यों? में डॉक्टर ठीक है, भी प्रवीण लेते अत्री हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, इनका उसके बाद भी मैं डॉक्टर जो राजेश के पास system काम जाऊंगा। करने का है वो थोड़ा टाइम ठीक लेता है। है, लेकिन काम जी अतुल, परमानेंट देखिए और सबसे पक्का पहली होगा। बात मैं एक बात कहूंगा कि निर्णयों में तेजी तब होती है जब सरकार को अपनी प्राथमिकताओं का पता हो, जब सरकार ये समझती हो कि प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। ठीक है। जब बजट पेश हो रहा था, वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे, तो उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पे पिछले से पैसा कम कर दिया। यही वित्त साहब थे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बार बार ट्वीट करते हैं। आज तक इन्होंने नहीं कहा कि साहब आप बजट क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में पहले से स्वास्थ्य सेवाएं लचर हालात के अंदर है। किस तरह से प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसी तरह से एनएचएम के अंदर बजट कम हुआ, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, तब भी किसी तरह की कोई बात नहीं। सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को अपनी प्राथमिकताओं का ही नहीं पता। इनको प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी चिंताएं हैं वो इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है अतुल, क्योंकि अभी आप प्रोमो में दिखा रहे थे कि जच्चा बच्चा केंद्र बंद है। आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियस है स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर प्रदेश के जच्चा बच्चा केंद्र बंद हो, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ प्रसव के अंदर अगर किसी महिला को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए, केंद्र की जरूरत पड़ जाए, तो वो केंद्र बंद मिलेगा। समझ क्या हालात होंगे इस प्रदेश के। बताइए डॉक्टर राजेश, यहां पर रेणु भाटिया जी अभी भी अपील कर रही हैं कि हमारी सरकार बड़ी मंशागत सरकार है, आपके साथ खड़ी है, हमने ही ये काम किए हैं जो कि लंबे समय से आपकी मांगे थी, जो चुनावी वादे किए थे वो भी करेंगे और उसके साथ साथ पुरानी मांगों को भी पूरा करेंगे। तो फिर थोड़ा वक्त देने की स्थिति में आप लोग नहीं है क्या? और क्या वाकई ये संकेत आप लोगों ने इसीलिए दिया कि आपको सरकार के मुखिया स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मंशा पर कोई शक नहीं है, बल्कि अफसरशाही से आप लोग भी यानी धरती के भगवान भी परेशान हैं? देखिए, इसमें सरकार की मंशा पे की जो बात है, पहली बात तो हम इसमें डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है ये समाज की मरीजों की सेवा करने के लिए है। हम बेसिकली इस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते कि किस सरकार ने क्या किया और किस सरकार ने क्या नहीं किया। ये काफी वर्षों से डॉक्टर्स की प्रॉब्लम चलती रही है। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, बहुत वर्षों की ये समस्या है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक विजनरी और एक डायनामिक लीडर है इस देश के, वो जब ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, वो कोई स्टेप उठाते हैं। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उसको वो पहले ही उस चीज़ को हमारे 62 साल करने के लिए पहले ही वो तत्पर थे, घोषणा कर चुके थे। और उनका इंटेंशन ठीक थी, उनकी मंशा पे किसी को कोई सवाल नहीं है। सारे प्रदेश के डॉक्टर्स उन पे विश्वास करते हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद उन्होंने अगले ही दिन डिपार्टमेंट को कहा कि इनकी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाए जाएं, उसके बावजूद भी जब इतनी मंशा क्लियर है, पॉलिटिकल इतनी कमिटमेंट है, फिर ये देरी क्यों, इसका हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अफसरशाही से वाकई आप परेशान हैं और यही एक वजह थी कि आप लोग को ये करना पड़ा? बिल्कुल, ये डेफिनेटली एक बात है कि हमारी जो 10 महीने पहले जिन डिमांड्स पे इन प्रिंसिपल सभी एग्री हो चुके हैं, चाहे वो एक के लिए रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात नहीं है, और भी हमारे कई इश्यूज हैं। जैसे सेंटर के बराबर हमें हमारे अलाउंसेज सेंटर से बहुत फर्क है, हमारे अलाउंसेज अब काफी कम है। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनको हम कहते हैं स्पेशल पैकेज दिया जाए। आप ये मानेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर्स अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, ये डॉक्टर्स अगर ओवर बर्डन है तो पब्लिक भी इतनी परेशान बिल्कुल है। बिल्कुल, उसका लाभ आम जनता को ही मिलेगा। डॉक्टर्स की संख्या अगर बढ़ेगी तो आम जनता को। रेणु जी कुछ बोलना चाह रही हैं? मुझे लगता है डॉक्टर राजेश जिस बात को कह रहे हैं, उदाहरण देना चाहूंगा। हेलो डॉक्टर राजेश, आप जिस बात को कह रहे हैं कि आप एक मिनट प्लीज, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक फिजिशियन जो हमारा डेली 200 से 250 पेशेंट देखता है, तो वो 1 मिनट मुश्किल से एक मरीज को दे पाता है। तो हम जो इनजस्टिस कर रहे हैं एक पेशेंट के साथ, हमें कम से कम 5 मिनट चाहिए एक पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर उस डॉक्टर्स की हमारी रेशो जो पॉपुलेशन रेशो है वो बहुत कम है, अगर इसको बढ़ेगी तो डेफिनेटली मरीजों को और जनता को भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल रेणु जी, बहुत संक्षेप में। डॉक्टर राजेश, आपको फिर इस बात को एडमिट भी करना चाहिए और रियलाइज भी करना चाहिए कि अगर आप अफसरशाही का नाम ले रहे हैं कि
आप उनसे परेशान हैं, हमारे नेतागण से नहीं जिन्होंने आपकी इस चीज को अप्रूव किया, तो आप भी कहीं ना कहीं किसी के लिए अफसर है। और जनता जो है आपको भगवान के रूप में, अफसर के रूप में नहीं, भगवान के रूप में देखती है। तो मुझे लगता है अगर आप इस चीज को कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, एडजस्ट करके चलेंगे कि सरकार आपके लिए लगी हुई है, काम कर रही है और बहुत जल्द आपकी मांगों को पूरा करेगी, जो कि अनिल विज जी ने आज बार बार कहा इस बात को कि आपकी सभी मांगे तो हमने पूरी करी हुई है, सिर्फ इंप्लीमेंट होनी बाकी है और वो तुरंत प्रभाव से इंप्लीमेंट होंगी। डॉक्टरों तो को भी उनके एसोसिएशन को सरकार के साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, सतवीर डागर साहब बताइए, घूम फिर कर देखिए, सरकार तो यहां पर एक तरीके से उसको क्लीन चिट मिल गई है डॉक्टर राजेश के जरिए भी, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप देंगे नहीं। अफसरशाही या फिर फाइनेंस में मामला अटकना, इसके पीछे क्या वजह है? जब इतने सक्रिय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, बहुत सक्रिय भी हैं और ईमानदार भी हैं, लेकिन बावजूद उसके ऐसे मसला क्यों अटक रहा? और फिर मरीजों की परेशानी का हल क्या, क्यों हो रही परेशानी? देखिए अतुल जी, बात घूम फिर के फिर वहीं आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी लागू करते हैं और यहाँ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होती। दूसरी बात, ये डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ भी इन्हीं का एक हिस्सा है। अगर नर्स वहाँ पे नहीं है तो ठीक है, डॉक्टर साहब अपनी दवाई लिख के चले जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना नर्सिंग स्टाफ का काम है। जब ये सारी हड़ताल पीछे हुई थी तो, और उसके बाद डॉक्टर्स की मांग चल रही थी, तो सरकार को तभी संवेदनशील होके माननीय इनको विज साहब को बहुत पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। सबसे बड़ी जो एक हंसी आती है इनकी सरकार पे, मुख्यमंत्री जी ने साइन कर दिया, आपके विज साहब ने साइन कर दिया, कहते अधिकारी काम नहीं करते। अधिकारियों से काम लेना इनका काम है। जब किसी ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर, जो आपने कहा था ना समन्वय की कमी है, समन्वय कहाँ से हो? जब कोई मंत्री ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर अधिकारी से कहता कि गेट आउट, वो कैसे काम इनको उनसे लेना है, उनका सम्मान नहीं करोगे तो काम कैसे लोगे? कुरुक्षेत्र में यही हाल हुआ, माननीय विज साहब का फतेहाबाद में आपको सारा कुछ याद है। बिल्कुल ठीक है जी। और कल फरीदाबाद में भी यही हुआ है ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर। मनीष ग्रोवर जी वहां, किस तरह से एक अधिकारी की आप बेइज्जती करते हो? काम उन्हीं से लेना है, गलत काम के लिए दबाव आप डालते हो, फिर अधिकारी को दोषी ठहराते हो। ये टैलेंट कांग्रेस में था, इन लोगों में क्यों नहीं आ पा रहा है? किस में टैलेंट कौन सा था बताइए आप? नहीं बताया, काम लेना, मैं कह रहा हूं अधिकारियों से काम लेना, मैं तो तारीफ कर रहा हूं साहब। अतुल जी इनका विजन है 2021, 19 को छोड़ चुके हैं ये। जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2021 में हम बात करेंगे, 19 इनका वो टारगेट नहीं है। ये तो काम इनको लेना है जहां मैच्योरिटी की कमी है। आप जो कहते हैं जानकारी ना होना बहुत बड़ी एक अभिशाप मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता के लिए है। ओवर मैच्योरिटी और ओवर। प्रदीप मलिक बताइए अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? ठीक है, उस प्रदीप मलिक, उसके पहले मैं चाहूंगा अत्री साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। अत्री साहब देखिए अतुल, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, शासन और प्रशासन सरकार के हिस्से हैं। अगर जो शासन है वो प्रशासन के ऊपर डाल के अपने जिम्मेदारी से बचेगा तो वो भी प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। ये एक टीम होती है और टीम का काम कोऑर्डिनेशन से होता है। कहीं ना कहीं शासन अनुभवहीन है, तो इसलिए प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम इसके लिए शासन को बाइज्जत बरी नहीं कर सकते। सरकार जो है वो सरकार के मुखिया चला रहे हैं खट्टर साहब, और विज साहब मंत्री हैं। केवल ये बात कह के साहब अफसरशाही जो है वो हम काम नहीं कर रही है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच के भागने वाली बात है। सही बात, उनसे काम आपको लेना है। बात सही है। अगर आप देखिए यमुनानगर का किस्सा मुझे याद आता है, वो मंत्री जी थे इनके, वो गाली निकालते हैं अफसर को, गाली गलौच हो जाते हैं। तो इस तरह का अगर आपका व्यवहार रहता है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है, और जो भुगत रहा है केवल इनकी कमियों की वजह से। परवीन जी कोई अधिकारी 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता है इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब अधिकारियों पे विश्वास नहीं, जनता पे विश्वास नहीं, किस पे विश्वास करेंगे ये लोग? ठीक है, रेणु जी कुछ कहना चाहिए? बहुत संक्षेप मैडम, बहुत संक्षेप में। आप जिस अनुभवहीनता की बात कर रहे हैं, आप स्वयं जानते हैं कि हमें ऐसे अनुभव तो वाकई नहीं आते जिन अनुभवों से आपके मुख्यमंत्री वगैरह जिस स्थिति में है, वो अनुभव वाकई हमें नहीं आते। और ना हम उस तरह के अनुभव। अत्री भाई, आप बहुत डिसेंट प्रवक्ता है, मैं आपका मान करती हूँ, आप बहुत डिसेंट प्रवक्ता है, मैं आपका बहुत मान करती हूँ, परंतु इस तरह की बात आप कहेंगे कि अनुभवहीनता है,
तो आपके वाले शासन के अनुभव हम नहीं चाहते हैं, जिस अनुभव से वो आज काम ठीक है, लेकिन वो अनुभव तो कर लीजिए जिससे शासन चलता है, प्रशासन चलता है। ठीक है, नहीं इस पर देखिए सीधी सी बात है रेणु जी, इस पर बड़ी सीधी सी बात है। काम करने की मैं नीयत कैसी होनी चाहिए, आपकी नीति नीयत कैसी ठीक है, हो, मैं कहता हूं उसको मेरा अनुभव एक मात्र मानते हैं और सवाल है, हम जो पक्के बात यहाँ अनुभव, पर ऐसे अनुभवों को पक्का करना प्रदीप चाहते मलिक हैं। उठा रहे हैं पत्रकार के नजरिए से, जो बात यहाँ पर डॉक्टर राजेश उठा रहे हैं प्रवक्ता के नजरिए से, जब मोदी जी 3 दिन में वो कर सकते हैं तो मनोहर सरकार में वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसी का मसला है। इसीलिए आज संकेत देने के लिए बात रखी गई है। मैं नहीं चाह रहा कि चीखूं चिल्लाऊं, मैं नहीं चाह रहा हूं कि यहाँ पर नकारात्मक कोई चर्चा करूं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा ये जहन में मेरे आ रहा। प्रदीप मलिक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रदीप मलिक, कर दिया मसला घूमकर फिर वहीं गया कि अनुभवहीनता, मसला फिर घूमकर वहीं गया कि अधिकारियों की अपनी मनमानी या फिर उनकी अपनी टेक्निक या फिर तालमेल की कमी, और उसके बीच में मरीजों की परेशानी। आखिर अब जब फिर से संकेत मिल चुका है तो इस संकेत के जरिए आने वाला जो समय जो खतरनाक दिख सकता है या दिखेगा, उसके लिए सक्रियता तुरंत कितनी होनी चाहिए और किस मोड में अभी यह प्रक्रिया है, एक पत्रकार की जानकारी। अतुल जी देखिए, जो डॉक्टरों की जो मांग है उस पे सरकार ये कह दे कि इस तारीख से ये फैसला लागू कर दिया गया है। आप डॉक्टरों का जो पोस्टमार्टम अलाउंस है वो बढ़ गया तो इस तारीख से कर दिया। आप डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज है वो अगस्त से की, सितंबर से की, कब से की वो डेट बताएं। ठीक है। और दूसरा जो डॉक्टरों की दूसरी जो समस्या है वो आप सुन चुके हैं तो उनको इम्प्लीमेंट कर दे, नोटिफिकेशन ही तो करवाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप जाके सरकार अगर चाहे, मुख्यमंत्री ये चाहे कि मैंने ये काम अभी करना है, कल मैंने जाके घोषणा करनी है, तो वो जाके और डॉक्टरों से बात करके और उनको कहे कि मैं ये तुम्हारी नोटिफिकेशन की कॉपी लें और आप हड़ताल से जाइए। अब देखिए ना, जो डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर जो रिटायर हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के फैसले के बाद, क्या उन डॉक्टरों को, क्या तो वही कि 31 मई डेट आप मान ले, उन डॉक्टरों को भी बुला लिया जाए, वैसे ही हरियाणा डॉक्टरों की बिल्कुल सही बात है, और अच्छा पॉइंट है ये। जा रहे हैं उनको कैसे रोके हैं, उस पे कैसे काम किया जाना चाहिए वो जरूरी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई हरियाणा सरकार से बाहर नहीं है। क्या तो कि भारत सरकार में फाइल भेजी हो, वहां अटक गई हो तो मामला समझ में आता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी स्टेट का ही हिस्सा है। और ये डागर साहब जो कह रहे हैं ना, मैं उसका एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ। कैप्टन अजय सिंह यादव फाइनेंस मिनिस्टर थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रिंसिपल ओएसडी होते थे एमएस चोपड़ा, उनकी एक फाइल थी, उनकी सैलरी का था, उनकी सैलरी पे कैप्टन साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, कहने का मतलब ये ऑब्जेक्शन शुरू से ही लगाता है। बाद में ये हुआ कि कैप्टन अजय यादव को फाइनेंस डिपार्टमेंट से हटना पड़ा था और चट्टा साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। आज जरूर इस बात की है, जो भी सरकार फैसले ले, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो फाइल एक टाइम फ्रेम हो, वो पर्सनल अनुभव का विषय था प्रदीप भाई, वो पर्सनल अनुभव का विषय था। व्यक्तिगत तालमेल की कुछ कमी ये लग रहा है कि पता नहीं सरकार इस फैसले को कब करेगी। अब छोटे छोटे फैसले जाके वहां फंस जाते हैं। पिछले दिनों आपको और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे मसलों में, ऐसे महकमे में जो कि सबसे बुनियादी जरूरतें हैं हमारे स्वास्थ्य के, अगर हम देखें तो हम कितना पीछे हैं विदेशों से। उसके बाद आज के दौर में अगर प्रधानमंत्री के जरिए या इस पार्टी, तमाम जो पार्टियां मिलकर इस पर अगर अच्छा सोच रही हैं या सोच सकती हैं, तो उसमें ऐसे ऑब्जेक्शन, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, जिस बात का जिक्र किया है प्रदीप मलिक ने, उस पर डागर साहब का। देखिए मलिक साहब, हो सकता है कि मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, हो सकता है अगर उन्होंने ऐसा किया अतुल जी तो उनको हटाया भी गया, तो आज मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब क्यों नहीं हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जब मतलब बिल्कुल डिपार्टमेंट आपका जहां पर्सनल मसला आता है, पर्सनल की बात कर, तो आप क्यों नहीं ये कांग्रेस का बड़ा अच्छा एक पैच है, जहां इनका पर्सनल मसला आता है, वहां ना अनुभव मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं मानी। सुनिए, मुझे नहीं समझ आ रहा डागर साहब ने कैप्टन यादव को बचाना है या हुड्डा साहब की बड़ाई करनी है। देखिए, ये भी बड़े सॉफ्ट हैं, कभी कभी थोड़ा सा तीखे मूड में जाते हैं, लेकिन ये सॉफ्टली जो है मैनेज कर लेते हैं। मैं मतलब एक ये बात कह सकता हूँ डागर साहब, छोड़ दीजिए, खैर वाला मसला है, अब छोड़ दीजिए। आपने माइंड कर लिया, आपने माइंड कर लिया, इनको हटा देना चाहिए। रेणु जी की बात मैं कहती हूँ आप इस विषय पे बात ना करें तो वक्त मेरे पास कम है, डागर साहब, ठीक है। देखिए, एक बात है बीजेपी सरकार की, एक बात है ऐसा कोई
कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। ठीक है। आप रेणु जी ने बात कर रही थी, हालांकि विषय है चौटाला साहब का, इनका प्रेम मोहब्बत चली, 2 बार सरकार चली। आप क्या बता सकते हैं कि आप जिनकी बातें कर रहे हैं, आपने चौटाला साहब के ऊपर इल्जाम लगाया, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा चौटाला साहब का, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर गलत मैं करता हूं तो गलत एक बात अलग है, वो कोर्ट की प्रक्रिया, उसमें कोई ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। आपने किसको बख्शा है? डॉक्टर साहब, मेरी बात पूरी होने दें प्लीज। करते हैं ना परवीन जी एक मिनट बात पूरी होने दें, मुझे ताज्जुब हो रहा है, एक मिनट मेरी बात, हमारे बात पूरी होने दें। परवीन जी बातें तो बोल रहे हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। केजरीवाल साहब क्या है ना, मैं कांग्रेस के लिए एक बात कह सकता हूं, कांग्रेस जो है इस देश में एक जननी पार्टी है जिससे तमाम पार्टियां, मेरी बात पूरी होने दें, पार्टियां उसी से निकली है, तो आप का तो बहुतपन ही अलग है। ठीक है, सर मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, प्लीज अतुल जी मेरी बात पूरी होने दें, वक्त नहीं है मेरे पास, मैं अपने मसले पर आना चाहता हूं। बहुत संक्षेप, बहुत संक्षेप, बिल्कुल बहुत संक्षेप। इस तरह के विषयों पर आपके साथ बहस करने का मजा ही कुछ और होगा। बिल्कुल आप विषय से ना बढ़े, रेणु जी बहुत संक्षेप में, मैं उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। डागर साहब बोलिए। 87 में चौटाला साहब देवीलाल जी के साथ आए, तब आप छोड़ के गए। आपसे बड़ा धोखेबाज बंसीलाल जी के साथ आपने किया, तब हरियाणा की जनता, कुलदीप के साथ आपने किया, जनता को ये आप पसंद किसके नहीं साथ आएगा हो? आपसे ज्यादा महत्वकांक्षी कोई नहीं हो सकता। प्रदीप मलिक कहां से आपने विषय उठा दिया? डागर साहब भड़क गए, डागर साहब जब भड़कते हैं तो फिर भड़कते ही जाते हैं। डागर साहब आप पानी पीजिए, नहीं आप मेरी गुजारिश है, आप पानी पीजिए, लोगों ने पानी की आपसे ज्यादा, ठीक है, मैं पानी, इनको पानी पिलाएंगे, पानी आप पिलाइए, पानी पिलाएंगे, खुद भी पीजिए, उनको भी पिलाइए। ठीक है, आप दोनों लोग चाय पीजिए, पानी पीजिए, तब तक मैं जाता हूं बाकी मेहमानों के पास। डॉक्टर राजेश, मैं आपका फाइनल कमेंट यहां पर लेना चाहता हूं। हम भूल गए उन बातों को जिसका हम यहां पर जिक्र शुरुआती दौर से कर रहे थे। ठीक है, सरकार और आपके बीच का मसला है, सरकार की मंशा पर आपको शक नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन विश्वास भी नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। इन दोनों के बीच का एक जो असल रास्ता निकल सकता है वो है बातचीत। आप लोग बातचीत करिए, सरकार करे, सरकार आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से तालमेल बिठाए, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन मरीजों से जो तालमेल बिठाना है वो आपको ही बिठाना है। आज 2 घंटे में जो हुआ, मैं नहीं कहता कि बहुत व्यापक असर था, लेकिन असर था, और एक मरीज पर भी असर अगर पड़ता है तो कम से कम मेरे लिए तकलीफ की बात है, प्रदेश की जनता के लिए तकलीफ की बात है। संकेत जो आज आप लोगों ने दिया है, मैं चाहूंगा कि आप यहां पर आश्वासन देकर जाएं कि बातचीत से रास्ता निकालेंगे, थोड़ी और प्रक्रिया तेज हो इसकी उम्मीद करेंगे, लेकिन मरीजों का मसला, आप धरती के भगवान हैं तो जहन में आपके हमेशा रहेगा यह आश्वासन आपकी तरफ से। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है कि डॉक्टर भी कोई इतना असंवेदनशील नहीं होता है कि वो मरीज़ को परेशान करके किसी डॉक्टर को अच्छा लगेगा। डॉक्टर तो बने ही मरीज़ों की सेवा के लिए होते हैं। लेकिन मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज सरकार जो खुद मानती है, इस कमी को दूर करने के लिए जो भी हमने सुझाव दिए उन पर जल्दी से जल्दी उसको अमल करे, और ताकि तभी डॉक्टर्स को विश्वास हो कि हाँ कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पहल हुई है, तभी हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि हाँ सीरियसली वो हमारी मांगों को या हमारी बातों को लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें पहल करनी पड़ेगी। ठीक है, पहल करनी पड़ेगी, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। वादे भी उन्होंने किए थे और भरोसा भी उन्होंने दिया था, और अपेक्षाएं भी उनके जरिए ही बढ़ी हैं। प्रवीण अत्रे, फाइनल कमेंट आपका। सरकार के लिए यहां पर एकमात्र विकल्प यही है कि काम अगर तरीके से हो रहा है तो तेजी भी दिखाएं। देखिए अतुल, बिल्कुल देखिए, जिस प्रदेश के अंदर सैंक्शन पोस्ट से केवल 50% डॉक्टर्स फंक्शनल हों, वहां पे, और वो भी स्ट्राइक पे चले जाए, तो सरकार की इससे बड़ी कमजोरी मुझे नहीं लगता कोई और होगी। सरकार का फर्ज बनता है कि डॉक्टर्स को संभाल के रखे, जिससे प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया होती रहें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा अतुल, मैं अक्सर बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है असत्यम ब्रुवेद प्रियम ब्रुवेद, झूठ बोलो लेकिन मीठा बोलो। अभी रेणु जी अजीब, मैं तो खैर बहन रेणु जी बड़ी सम्मानित है मेरे लिए, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा रेणु जी, आप अजीब बातें करती हैं। आपको याद रखना चाहिए, हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीढ़ियां अगर भारतीय जनता पार्टी ने देखी थी तो जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ मिलकर, उनकी वजह से। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तड़ी पार कोर्ट से राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पे पैसे लेते पकड़े जाते हैं, आपके केंद्रीय मंत्री टीवी पे पैसे लेते पकड़े जाते हैं। ठीक है, छोड़ आप अगर इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ी बात से पता लगती है। मत किया कीजिए, आपसे कतई मैं उम्मीद नहीं करता कि आप इस तरह की बातें करें। मसला था, आपने अच्छी बात कही जो शुरुआत में आपने कहा कि करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा डॉक्टर्स का।
प्रदीप मलिक, फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में इस मसले पर, कम से कम एक पत्रकार के नजरिए से सुझाव इस सरकार को और डॉक्टरों को भी। अतुल जी देखिए, हरियाणा जो 2 करोड़ 62 लाख की जो अपनी पॉपुलेशन है, अपने पास एक भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी धीरे धीरे, अगर ऐसे ही होता रहा, एमडी करने जाते हैं बाहर में, वो वापस आते ही नहीं, कहीं और कहीं ज्वाइन कर लेते हैं। आज डॉक्टरों को कैसे रोक के रखना है, कैसे वो हरियाणा के लोगों की सेवा कर सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वीवीआईपी लोग तो मैदानता में चले जाएंगे, फोर्टिस में चले जाएंगे, आम गरीब व्यक्ति इलाज के लिए कहाँ जाएगा? तो वो सबसे बड़ी बात है। आज हम अपने पास रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है, मेवात जैसे चले जाओ तो वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, अपने पास पेडिट्रिशियन नहीं है, अपने पास न्यूरोसर्जन नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, अपने पास जो डॉक्टर जो बचे हुए हैं उनको कैसे अच्छे से संभाल कर रखें। और जो मोदी जी ने कहा है उसके बाद जो रिटायर हुए उनको तो फौरन वापस बुलाए। ठीक है सर, मैं रोकूंगा प्रदीप जी आपको। बहुत संक्षेप में डागर साहब, फाइनल कमेंट आपका, सुझाव भी, अनुभव भी इनको जरा दीजिए। देखिए, सुझाव तो क्या, हमारी तो डॉक्टर्स एसोसिएशन से विनती है कि आज का जो सीज़न है कहीं बहुत गरीब आदमी के लिए बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल जैसा अभी मलिक जी ने कहा कि अमीर लोग तो बड़े हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। सरकार से भी, हरियाणा की तरफ से भी विनती है कि आप, हरियाणा की जनता ने आपको चुना है, पंजाब के पाकिस्तान से नहीं आप चुन के आए, सरकार यहीं के लोग हैं। आपने जो वायदे किए हैं इनको पूरा करें, या आपकी मंशा ये है कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट कि हमारे आरएसएस के या बीजेपी वालों के, उनका हित करना है तो आप ठीक है, लंबित रखिए आप इनको। ठीक है, चलिए आपने सुझाव दे दिया। रेणु भाटिया, मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा इस मसले पर बिल्कुल सकारात्मक तरीके से, कोई और विषय पर आप ना बोलें, ये मेरी गुजारिश है। आपकी मंशा ठीक है, मुख्यमंत्री ने ओके किया, स्वास्थ्य मंत्री ने ओके किया, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा। डॉक्टर राजेश को आपने सुना और आप लगातार उनसे आज संपर्क में भी रही। टाइम बाउंड फ्रेम में कितने दिनों में व्यवस्था सही हो जाएगी, बातचीत का मसला किस तरीके से पहल के साथ सरकार करेगी, और आने वाला समय मरीजों के लिए परेशानी वाला नहीं होगा, ये क्या आश्वासन आप दे सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अतुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर्स को, राजेश जी को, जसबीर जी को निवेदन करूंगी कि अपनी पूरी हरियाणा की टीम से वो कहीं पर भी काम में रुकावट ना लाने की बात कहें ज़रूर, क्योंकि जनता को आपकी ज़रूरत है। और जहां रही सरकार की बात, सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, काम करने की भी है और देश को, प्रदेश को उन्नत करने की भी है। और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनको तुरंत प्रभाव से, आज हमारे मंत्री जी ने भी कहा, उसको सॉल्व किया जाएगा। और जहां पर भी हड़ताल, उनकी तलखी दिखाई दी, वो कहते कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने ये कहा कि जहां पर भी वो फाइलें अटकी हुई हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो वो उसके ऊपर आज उन्होंने बताई इस बात को कि वो पता करेंगे कि किस वजह से अटकी हुई है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम इसमें आई है, उसको सॉल्व करके आपके सभी डिमांड्स को हमारे मंत्री जी ने कहा वो सॉल्व करेंगे। तो आपकी तो डिमांड्स ही इतनी डिसेंट और सिंपल हैं जिनको वो तुरंत प्रभाव से, वो भी तो नहीं हो पा रही ना तुरंत प्रभाव से। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी, अभी भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए ठीक है, के साथ दें। ठीक है, मैं चाहूंगा कि विद साहब जो कि पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं देखने की वहां तो गंदगी नहीं है, अगर कहीं टेक्निकल गंदगी है तो उसको भी दूर कर देंगे जल्दी से जल्दी। यही विश्वास बढ़ाएगा उन डॉक्टरों का, और डॉक्टर फिर हड़ताल पर नहीं जाएंगे और फिर मरीजों की परेशानी नहीं बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया आपका, डागर साहब आपका, प्रवीण आपका, डॉक्टर राजेश आपका और प्रदीप मलिक आपका। कुल मिलाकर बात विश्वास की ही है। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया उसको जल्द से जल्द लागू कराना इसी सरकार की जिम्मेदारी है, विश्वास को बहाल कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर डॉक्टरों की भी अपनी मजबूरी है, उन पर भी ज्यादा से ज्यादा बोझ बढ़ता हुआ। तो सरकार अब यहां पर कोई टेक्निकलिटीज में ना फंसे और कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन में ना फंसे, बल्कि अगर कोई लगा रहा है तो जरा समझ ले और पूछ ले कि कैसे लगा दिया, उस बात पर ऑब्जेक्शन जिसको प्रधानमंत्री ने कहा, और फिर वहां पर तेजी भी दिखाए, इसी का हमें इंतजार है। हम नहीं चाहते कि कम से कम इस मसले पर, स्वास्थ्य के मसले पर एक भी व्यक्ति, एक भी मरीज, एक भी तीमारदार परेशान हो। नमस्कार।